हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे आईसीएसई बोर्ड के केमिस्ट्री का चैप्टर स्टडी ऑफ गैस लॉ, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस आप लोगों का करवा दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम स्टैंडर्ड वेरिएबल्स, यानी कुछ ऐसे वेरिएबल्स, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके ऊपर गैसेस का बिहेवियर आधारित होता है, यानी द बिहेवियर ऑफ गैसेस आर बेस्ड ऑन दीज थ्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। नॉट फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल की जब मैं बात करती हूँ वो फिजिक्स में चेंज हो जाता है, यानी दीज फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? और इन्हीं तीनों के आधार पर हम लोगों को पढ़ना है गैस लॉ। चूंकि ये चैप्टर गैस लॉ से रिलेटेड है तो मैं बता दूं व्हाट इज गैस लॉ। तो एक नोन कंडीशन, यानी नोन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पर कोई भी गैस एक खास तरह के बिहेवियर को शो करता है। क्लियर? एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर पर सारे गैस एक ही तरह के बिहेवियर को शो करते हैं। एंड दिस, ये जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, ये जो लॉस पढ़ेंगे, इसी चेंज इन बिहेवियर को हम लोग पढ़ते हैं किसके अंडर? गैस लॉ के अंदर। तो हमारे स्टैंडर्ड वेरिएबल्स कौन है? तीन होते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो आज के वीडियो में आपके सिलेबस तक मैं इन्हीं तीनों का डिटेल कॉन्सेप्ट आपको दूंगी। ठीक है? यानी कि मास, यदि, क्योंकि मास भी एक टर्म है, मास आपका फिक्स होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि 1 किलोग्राम आप ऑक्सीजन ले लो एंड 2 किलोग्राम आप हाइड्रोजन ले लो, नहीं। मास यदि फिक्स है और वहां वॉल्यूम, प्रेशर या टेम्परेचर, इन तीनों में से किसी भी एक चीज को चेंज कर दिया जाता है तो गैस का बिहेवियर चेंज होने लगता है। ठीक है? दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज स्टैंडर्ड वेरिएबल्स फॉर गैस लॉ। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स बनाते हो, और मैं न्यूमेरिकल्स के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों का, लास्ट वीडियो मेरा वही रहेगा। ठीक है? तो जब न्यूमेरिकल्स बनाते हो तो बहुत सारे यूनिट में कन्वर्सन्स आप लोगों को पढ़ना रहता है, फिजिक्स में एंड मैथमेटिक्स में। आपने इन सारे कन्वर्सन्स को पढ़ लिया है, मैं जानती हूँ आप लोगों को आता है, बट आपके इस चैप्टर में भी इसे पढ़ना है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में उसे पढ़ाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर में नंबर 1 है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। कोई एक ऑब्जेक्ट कितना एरिया कवर करता है, कितना जगह, कितना वॉल्यूम, उसी को तो वॉल्यूम कहते हैं। अब एरिया कहोगे कि भाई एरिया, इट मीन्स इसका एरिया क्या, यहाँ, बट एयर में भी तो इसका हाइट है, तो एयर में भी तो इसने कुछ एरिया कवर कर लिया है, यानी एरिया ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। अब चूंकि एयर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो एयर का तो भाई अपना ना कोई फिक्स शेप होता है, ना उसके पार्टिकल्स का फिक्स पोजीशन होता है, वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहता है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी भी एक गैस का वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उस गैस को जिस भी कंटेनर में रखा जाता है वो अपने रैंडम मोशन के कारण उस कंटेनर के स्पेस, यानी उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसे ऑक्युपाई कर लेता है। जैसे मान लिया कि समझने के लिए छोटा ही हम लोग आंकड़ा लेते हैं, मान लिया कि मैंने 5 मॉलिक्यूल्स लिया ऑफ गैस, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मैंने लिया और उसे इतने बड़े कंटेनर में रख दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है? ये इतने छोटे जगह पे भी है, बट यदि इसी कंटेनर को मैंने बड़ा कर दिया तो इन पांचों ने, चूंकि ये रैंडमली मूव करते हैं चारों तरफ, तो इन्होंने इतना बड़ा स्पेस भी ऑक्युपाई कर लिया। यदि इसी पांचों को मैं किसी आपके घर के कमरे में उसे रख दूं, तो वो रैंडम मूवमेंट के कारण क्या होता है, आपके कमरे का वो स्पेस ऑक्युपाई, यानी कवर कर लेता, उतने पूरे वॉल्यूम में वो अपने आप को कवर कर लेता है। ठीक है? यानी गैसियस स्टेट में वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। तो यहाँ कंटेनर का वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे जिसमें उस गैस को रखा गया है। क्लियर? तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ए गैस is the space or the area or the volume occupied by the gas of its container,
जिस कंटेनर में उसे रखा गया है उसी के वॉल्यूम को हम लोग किसी भी गैस का वॉल्यूम कहते हैं। आप लोगों का ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? क्योंकि भाई न्यूमेरिकल्स बनाना है तो यूनिट तो सबसे ज्यादा आता है। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या क्या यूनिट है ये आप लोगों का पढ़ा हुआ है, मैं जानती हूँ, बट फिर भी SI यूनिट है इसका क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। क्लियर? क्योंकि यहाँ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो भाई लेंथ का यूनिट मीटर, हाइट का यूनिट मीटर, ठीक है, ब्रेथ का यूनिट मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दिस इज क्यूबिक मीटर। ये ऐसा यूनिट होता है। क्लियर? उसके बाद और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, ठीक है, एंड वन इज आल्सो लीटर, लीटर भी होता है, ठीक है। ये तो इतना सारा यूनिट्स है। अब हम लोगों को इसमें पढ़ना है कन्वर्सन ऑफ यूनिट, कि कैसे हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? यहाँ मैंने एक टेबल बनाया है, ये तो काफी जूनियर क्लास में से पढ़ाया जाता है, बट मैं सिर्फ रिवीजन आप लोगों को साथ में देती जा रही हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे आप लोगों का ये जाना हुआ चीज है। दिस इज मीटर, यहाँ D मैंने लिखा है, इट मीन्स इट इज डेसीमीटर, इट इज सेंटीमीटर एंड इट इज, चलिए मैं इसे मिटा देती हूँ, मिलीमीटर। क्लियर? और हर के बीच में 10 का डिफरेंस है। ये कन्वर्शन आप लोग जानते हैं, 10 का डिफरेंस है। इट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ठीक है, एंड 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर। आपको ये कन्वर्शन जानना जरूरी है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने बहुत पहले पढ़ रखा है। उसी प्रकार से 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सबके बीच में 10 का डिफरेंस है, तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 डेसीमीटर एंड सो ऑन। उसी तरह से सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, ठीक है। अब देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 10 एंड 10 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। क्लियर? इस तरह से हम लोग कन्वर्शन पढ़ते आए हैं बचपन से, ठीक है ना। तो ये तो एक सिंपल कन्वर्सन था मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर के लिए, ठीक है। बट यहाँ तो वॉल्यूम की बात की जा रही है, तो जब वॉल्यूम की बात की जा रही है, ठीक है, तो उसका कन्वर्शन क्या, उसका कन्वर्सन क्या कुछ इस तरह से होगा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर क्यूब। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर के लिए 10 डेसीमीटर, तो 3 मीटर के लिए 10 इंटू 10 इंटू 10 डेसीमीटर, ठीक है। यानी आपका सही क्या होगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। इसी प्रकार से आप इसके कन्वर्शन को कीजिएगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया मीटर टू डेसीमीटर, डेसीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, लेकिन एक के लिए बताया था। यहाँ 3 मीटर है और 3 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर के लिए 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। इस चीज पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा है। तो ये है कन्वर्सन। उसी तरह से मैंने यहाँ कन्वर्सन में कुछ रिलेशन लिखा है। 1 मीटर क्यूब, ये जो जस्ट मैंने अभी बताया वही चीज मैंने लिखा है। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीटर एंड मीटर, सेंटीमीटर एंड सो ऑन, क्योंकि जनरली लीटर में आपका वॉल्यूम दिया रहता है, ठीक है। अब चूंकि गैस एंड लिक्विड इन दोनों में लीटर्स के द्वारा हम लोग वॉल्यूम डिस्क्राइब करते हैं, तो क्या रिलेशन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो अगर आप ये रिलेशन जानते हो ना, तो आपके लिए कन्वर्सन बहुत आसान हो जाता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिलीलीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। यानी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू
यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 लीटर। दिस एंड दिस इज सेम। तो ये था वॉल्यूम। सेकंड स्टैंडर्ड वेरिएबल इज प्रेशर। अब हम लोग प्रेशर के बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वो भी जो आपके बुक में है, एंड मैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगी। नोट्स में मैंने उन सारे टर्म्स को नहीं डाला है जो आपके बुक में नहीं है, बट डिटेल कॉन्सेप्ट के लिए वो आप मेरे वीडियो को देखकर सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मन करे तो आप अपने नोट्स में उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ प्रेशर। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी चीज का प्रेशर हम लोग लगाते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी यदि ये मार्कर मेरे हाथ पर कोई प्रेशर दे रहा हो तो वो कितना फोर्स लगा रहा है, कितने ताकत से फोर्स लगा रहा है और कितने दूर के इलाका में ये फोर्स लगा रहा है, इसे ही हम लोग प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो अब एयर की बात हम लोग करते हैं। एयर चूंकि जिस भी कंटेनर में रखा जाता है तो उस कंटेनर के वॉल से वो लगातार कोलाइड करते रहता है, वो लगातार उसे हिट करते रहता है, यानी वो लगातार उस कंटेनर के वॉल पे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो कोई भी गैस कितने यूनिट एरिया में अपने कंटेनर के वॉल पर फोर्स एक्सर्ट करता है उसे ही हम लोग प्रेशर ऑफ गैस कहते हैं। ये क्लियर हुआ ना। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट की, क्योंकि यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ना प्रेशर, अब स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अबाउट यूनिट ऑफ प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो भाई फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन एंड एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। इट मींस न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? और इसे ही हम लोग कहते हैं पास्कल, यानी पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। नाउ हम लोग यदि दूसरे फॉर्म में अगर इसे देखें, क्योंकि ये दोनों फॉर्म आपका जानना जरूरी है फॉर योर कॉन्सेप्ट। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन इट मींस कि यदि ये मार्कर है और ये फोर्स लगा रहा है तो एक तो कितने स्पीड से आया, ठीक, जितनी ज्यादा स्पीड से आएगा उतना ज्यादा जोर का धक्का लगेगा। इट मींस उतनी ज्यादा जोर का हिट्स वो करेगा, उतने ज्यादा जोर वो फोर्स लगाएगा। ये पहला। साथ में कि उसका एक्सेलरेशन दिस इज, एंड मास कि वो जितना ज्यादा भारी होगा उतना ज्यादा वो हमें धक्का लगाएगा। लेट अस सपोज यदि रोड पर एक बाइसाइकिल जा रहा हो, एक ट्रक आ रहा हो, दोनों का स्पीड सेम हो, हम लोग उसके आगे चले आए, ज्यादा जोर का फोर्स कहाँ लगेगा? ट्रक से। क्यों? स्पीड तो दोनों का सेम था, एक्सेलरेशन दोनों का सेम था, ठीक है, क्योंकि मास ट्रक का ज्यादा था। दिस इज, ये मैं सिर्फ कहानी सुना रही हूँ बेटा आप लोग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, एंड इट इज, मैंने क्या कहा कि मैं बीच बीच में रिवीजन भी करवाती रहूंगी ना। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एरिया एंड दिस, सॉरी नॉट एरिया, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, बाय एरिया। तो मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब इसे कट करके हम लोगों को क्या मिला? इसका यूनिट जहां न्यूटन मीटर स्क्वायर था, इट मींस इट इज आल्सो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो नोन एज पास्कल। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो किस तरह से हम लोगों ने पास्कल निकाला, दोनों फॉर्म मैंने बता दिया, क्योंकि जस्ट मैं अभी जो डिस्क्राइब करूंगी आप लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए, उसमें आपका इस चीज का जरूरत पड़ेगा। क्लियर हुआ ना? तो यदि पास्कल को डिफाइन करने के लिए कहा जाए कि व्हाट इज 1 पास्कल, इट मींस 1 पास्कल तक कब होगा? जब फोर्स हमारा 1 न्यूटन का लगे और कितने एरिया पर लगे? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगे, यानी 1 पास्कल इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 न्यूटन, यानी कि सॉरी एक्सर्शन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स, यानी किसी भी चीज पे 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है और कितने एरिया पे लग रहा है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लग रहा है, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पास्कल। तो प्रेशर का एक यूनिट है पास्कल, जो इसका एसआई यूनिट कहलाता है। तो किस तरह से पास्कल
एंड न्यूटन एंड मीटर एंड किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड, इन सब के बीच में रिलेशन हुआ। ये आप लोगों का क्लियर हो गया। नाउ सेकंड यूनिट ऑफ फोर्स इज एटमॉस्फेयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं वो इसी यूनिट के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो सेकंड यूनिट ऑफ प्रेशर इज एटमॉस्फेयर, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ATM, स्मॉल ATM के फॉर्म में लिखते हैं। यानी कहीं पर भी लिखा रहे ATM स्मॉल लेटर में, तो आप समझ लीजिएगा कि इट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर एंड इट इज एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ये है क्या? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट स्टैंडर्ड ग्रेविटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो डेफिनेशन आपके बुक में लिखा हुआ है, बट इसको समझाने के पहले मैं और भी कुछ एक्टिविटीज दिखाऊंगी ताकि आपका ये एक्टिविटीज समझाऊंगी ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। पहले तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? हम लोग रहते हैं अर्थ पर, दिस इज अर्थ। अर्थ के चारों ओर ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर है, दिस इज एटमॉस्फेयर। और अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा क्या कर रहा है कि सारे एटमॉस्फेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट किए हुए, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एटमॉस्फेयर का एक लेयर हमारे अर्थ पर बना हुआ है ना। अब ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है? एयर, यानी गैसियस स्टेट में है। अब ये गैसियस स्टेट में है तो हमने तो इतने सारी प्रॉपर्टी गैसेस की पढ़ ली कि वो रैंडमली मूव करते रहता है, हिट्स करता है, स्ट्राइक करता है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। यहाँ तो कोई कंटेनर वाली बात नहीं आती है, तो नेचुरली वो क्या करेगा? जो एयर है वो हिट करेगा अर्थ के सरफेस को, बिल्कुल करेगा, ठीक है। यानी कि वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा अर्थ के सरफेस पर, एंड दिस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चूंकि थाउजेंड्स ऑफ मीटर, किलोमीटर के दूर तक अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह ये एटमॉस्फेयर का लेयर है, तो कितना ह्यूज प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहा होगा, और इसे नापना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा, ठीक है। उसका बहुत ज़्यादा डिटेल आप लोगों को इस क्लास में नहीं पढ़ना है, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जिस साइंटिस्ट ने सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाई वो थे इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली, ठीक है। और इन टॉरिसेली के नाम, इन साइंटिस्ट के नाम पर ही हम लोगों ने आगे टॉर एक और नॉट एसआई एक और यूनिट रखा प्रेशर का, ठीक है। तो टॉरिसेली ने काफी कॉन्सेंट्रेट किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने में, और इन्होंने ही बैरोमीटर के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा भी। तो मैं सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रही हूँ तो कि किस तरह से एटमॉस्फेरिक को मापा गया। एंड क्या है ये 76 सेंटीमीटर? क्या है ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, mmHg। ये सारा आप लोगों ने भी, ब्लड प्रेशर हमारा होता है 120/80 mmHg। व्हाट इज दिस mmHg? ये जानना जरूरी है एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब क्या किया गया, मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। आजकल तो बहुत एडवांस फॉर्म में बैरोमीटर एंड सो ऑन यूज किए जा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एक कंटेनर लिया गया, इस कंटेनर के अंदर मर्क्यूरी डाल दिया गया। मैंने जो डार्क कलर से शो किया है वो मर्क्यूरी है, उसके अंदर मर्क्यूरी डाल दिया गया। साथ में एक टेस्ट ट्यूब लिया गया, और ये टेस्ट ट्यूब जो था वो ग्रेजुएटेड था। ग्रेजुएटेड का मतलब होता है कि ये है टेस्ट ट्यूब और इसके ऊपर स्केल्स बने हुए हैं इस तरह से, ठीक है। लेट अस सपोज जैसे 0, जैसे आपका स्केल जो होता है ना 1 2, आपका जो स्केल होता है, जो आप स्केल यूज करते हो अपने स्कूल के कंपास बॉक्स में, बिल्कुल वही, ठीक है। तो उसमें मार्किंग बनी हुई होती है, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर की मार्किंग बनी हुई होती है, ठीक है। तो उसे ही हम लोग कहते हैं ग्रेजुएटेड। हमारा टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब एंड बीकर है तो बीकर, सो ऑन, ठीक है। तो ये ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब ले लिया गया, इसके अंदर भी मरकरी भर दिया गया। मर्क्यूरी इतना भरा गया कि इसमें थोड़ा सा भी जगह ना बचे, यानी यदि ये टेस्ट ट्यूब है तो कंप्लीटली इसे फिल कर दिया गया, पूरी तरह से इसे भर दिया गया। फिर इसके माउथ पे ऐसे फिंगर रख के इसे दबाया
ताकि भाई इसे उल्टा करने से पहले ही ना गिर जाए, और फिर इसे उल्टा करके इस तरह से इस बीकर में जिसमें मर्क्यूरी भरी हुई थी उसके अंदर हम लोगों ने रख दिया। ये है हमारा स्टेज नंबर 1। ठीक है, अब कुछ देर के बाद हम लोग क्या देखते हैं, और टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट, हालांकि ये किया गया था 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, उसके बाद कुछ देर के बाद हम लोग क्या देखते हैं, स्टेज नंबर 2, यानी ये इस फिगर में, यहाँ मैं सिर्फ यहाँ 2 लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ मुझे और भी कुछ ड्रॉ करना है। तो अब इस फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई ऊपर से मर्क्यूरी ससरकर यानी गिरकर नीचे की ओर आ गया। ठीक है, ऊपर से मर्क्यूरी सरककर नीचे की ओर आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हाइट देखिए कितनी है। अब चूंकि इस टेस्ट ट्यूब का मर्क्यूरी भी नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, हाइट इसका इंक्रीज हो जाएगा, एक हाइट यहाँ एंड दूसरा स्लाइटली वो इंक्रीज हो गया। ये तो समझ में आया। बट पूरा का पूरा मर्क्यूरी जो हमारे टेस्ट ट्यूब का था वो गिरा नहीं, वो एक सर्टेन स्टेज पर आकर रुक गया। और वो स्टेज क्या था, यदि इस हाइट से यानी इस वाले जगह से इस हाइट से जहां पे इसका कांस्टेंट हाइट हो गया है, नापा गया जब, तो ये आया 76 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आया हमारा 76 सेंटीमीटर। और उसके बाद रिसर्च किया गया कि क्यों ऐसा हुआ, क्या रीजन था इसका। अब देखिए रीजन क्या था, इसके अंदर कोई भी एयर मौजूद नहीं है। जब हमने इसे उल्टा किया तो चूंकि अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की ओर लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो नेचुरली जो ऊपर है वो नीचे की ओर ही गिरेगा। क्लियर, तो ये मर्क्यूरी को जब हमने उल्टा करके रखा तो इस मर्क्यूरी यानी कि जो स्टेज ट्यूब के अंदर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था। बट इस लेवल पर क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, जिसे मैंने PATM से मैं इसे डिनोट कर रही हूँ, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, इन सारे जगहों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, अंदर कोई भी एयर मौजूद था नहीं। यहाँ प्रेशर किसका लग रहा था, मर्क्यूरी का लग रहा था, क्योंकि मर्क्यूरी के टेस्ट ट्यूब को हमने उल्टा करके रख दिया था। प्रेशर लग रहा था किसका, मर्क्यूरी का, और बाहर से प्रेशर किसका लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये हम लोग सबको ही जानते हैं कि कोई भी चीज जब फ्लो होता है तो वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो होता है। तो हायर प्रेशर यहाँ किसका था, मर्क्यूरी का था। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे ये मर्क्यूरी अपने प्रेशर के कारण नीचे की ओर आना शुरू हुआ। लेकिन जब वो 76 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आया, उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त ये हुआ कि ये जो मर्क्यूरी का प्रेशर है वो इस एटमॉस्फेयर के प्रेशर यानी जो PATM है, इस एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो गया। और जहां प्रेशर इक्वल हो जाता है वहां फिर कोई भी फ्लूइडिटी यानी फिर कुछ भी फ्लो नहीं करता, उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट को बार बार किया गया, हर एक टेम्परेचर पर किया गया, एल्टीट्यूड पर ले जाकर के किया गया। जब हाइट पर कोई चला गया यानी किसी मान लिया कि 2000 किलोमीटर ऊंचाई पर कोई चला जाए, हिमालय की ऊंची चोटी पर कोई चला जाए, ठीक है, उस समय हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि लेयर ऑफ, यदि यही मैं यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ठीक है, यदि ये अर्थ है तो मान लिया कि ये माउंटेन है एंड ये खाई है, और ये है हमारा एटमॉस्फेयर का लेयर। देखिए यहाँ एटमॉस्फेयर का लेयर थिन है विद रिस्पेक्ट टू दिस एरिया एंड यहाँ बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार किया गया, हर जगह पे, बहुत सारे टेम्परेचर पे, एल्टीट्यूड पर जाकर के किया गया। ठीक है, तो क्या पाया गया कि जब कोई एल्टीट्यूड पर गया, एल्टीट्यूड पे जाने के बाद इसका जो हाइट है यानी और कम हो गया, ये 76 से नीचे आ गया। इट मीन्स कि वहां पर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर था वो और कम हो गया। जब नीचे खाई में जाकर किया गया तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर और बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया यानी जो ये 76 सेंटीमीटर के हाइट पर आकर मर्क्यूरी रुक गया, यहाँ पर क्या हुआ, इट मीन्स कि ये जो मर्क्यूरी का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया।
और ये हाइट हुआ था एट सी लेवल। हम लोग सी लेवल को मानते हैं क्योंकि पूरे अर्थ पर जो सी का लेवल है वो सेम होता है। उसके बाद एल्टीट्यूड अलग है, वो लैंड एंड वो आपको ज्योग्राफी का टॉपिक है, ठीक है। तो ये हुआ था एट सी लेवल और इसे ही मान लिया गया कि अच्छा हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसके मेजरमेंट के लिए हमें एक यूनिट मिल गया एंड दिस इज 76 सेंटीमीटर Hg, यानी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये आप लोगों का क्लियर हुआ, ठीक है। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है बट मुझे ऐसा लगा कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चे के मन में हमेशा ये जिज्ञासा होती है कि भाई ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 76 Hg 760 इस तरह से कुछ लिखा रहता है, वो क्या है, ये यही है, ठीक है। अब आपका ये सारा कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, कि मर्क्यूरी का हाइट यहाँ पर क्यों रुका, क्योंकि इस जगह पर आने के बाद मर्क्यूरी का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया एंड एट सी लेवल इसका हाइट क्या था, हाइट ऑफ मर्क्यूरी क्या था, वो था 76 सेंटीमीटर। अब समझिए, अब आप इसका डेफिनेशन समझिए। वन एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ, प्रेशर exerted by 76 centimeter of mercury at 0 degree Celsius and at standard gravity of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या जो स्टैंडर्ड ग्रेविटी होता है सी लेवल पर 9.8 एक्चुअली 9.806 इस तरह से होता है, वो होता है एंड जब हम लोग हाइट के हिसाब से वो वेरी करता है। ये आपके फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। तो आपका ये डेफिनेशन अब क्लियर हो गया। नाउ अब हम लोग आते हैं अलग अलग यूनिट पर, क्योंकि मेन समझाने वाला चीज ये था, बाकी तो यूनिट अब आप लोगों को देखना ही है, ये आपके बुक में दिया हुआ है ना। हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ये हम लोग किस किस तरह से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम किस किस तरह से डिनोट किया जाता है, सेंटीमीटर में भी किया जा सकता है, मिलीमीटर में भी किया जा सकता है एंड टॉर में भी किया जा सकता है। टॉर यूनिट जो आपका लिया गया है वो आफ्टर द नेम ऑफ टॉरिसेली, ठीक है, इवेंगेलिस्ता टॉरिसेली जो साइंटिस्ट थे, क्योंकि उन्हीं की ये देन है तो इसलिए उनको सम्मानित करने के लिए टॉर टर्म रख दिया गया। तो इन सेंटीमीटर हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर Hg, इन मिलीमीटर हम लोग क्या लिखेंगे, Hg, और या इन टॉर, यहाँ मैंने एरो इसलिए बनाया है क्योंकि जो मिलीमीटर Hg यानी Hg का जो वैल्यू है वही इसके टॉर का वैल्यू है। चलिए और एक नेक्स्ट स्टेप हम लोग आते हैं, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, मैं यहाँ सी लेवल की बात कर रही हूँ क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड वही है। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू आया था वो क्या था, 76 सेंटीमीटर Hg। अब यहाँ सेंटीमीटर Hg Hg जब लिखा हो, अब आप समझ जाइएगा ये क्या है, 76 सेंटीमीटर Hg। ना यदि Hg में यही हो जाएगा तो भाई ये कन्वर्ट हो जाएगा 760 Hg एंड द नेक्स्ट वन इज 760 टॉर, यानी Hg एंड टॉर इन दोनों का वैल्यू सेम होता है। क्लियर, ये सेंटीमीटर एंड इट इज नथिंग, ये सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर का ये कन्वर्शन है, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, इसलिए 76 सेंटीमीटर में 760 मिलीमीटर। तो 760 Hg को ही हम लोग कहते हैं 760 टॉर, यानी 1 Hg इज इक्वल टू 1 टॉर। क्लियर, नाउ 1 ATM, अब ATM और पास्कल, चूंकि दो यूनिट मेजर यूनिट हमने पढ़े हैं प्रेशर के, एटमॉस्फेयर एंड पास्कल, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल्स बनाते समय कन्वर्जन्स तो आ सकते हैं ना इस तरह के, ठीक है। तो 1 ATM इज इक्वल टू 101325 पास्कल, ये आपको बेसिकली याद करना है, ठीक है, 101325 पास्कल, ठीक है। अब ये जो है किलो पास्कल एंड 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है, ये तो अपना कन्वर्शन है। एक नॉर्मल पास्कल से किलो पास्कल में अगर कन्वर्ट करेंगे, जैसे एक नॉर्मल मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से, तो इतना पास्कल इज इक्वल टू, इसे 1000 कर देंगे तो किलो पास्कल हो जाएगा। या इन सारे को 1 2 3 4 5 डिजिट
कोई यदि डेसिमल के बाद लिखेंगे तो 10⁵ पास्कल हो जाएगा। बुक में इतना सारा कॉन्सेप्ट दिया है, ये यूजलेस है। यूजलेस इसीलिए है, आपको सिर्फ याद रखना है, ये याद रखना है। अब इसी से किलो पास्कल एंड 10⁵ पास्कल करना है वो आपकी मर्जी है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द न्यूमेरिकल्स, आपके न्यूमेरिकल्स पे ही डिपेंड करेगा। और आपको क्या याद रखना है, आपको ये वाला याद रखना है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या वैल्यू है। ठीक है ना। अब ये कहाँ से आ गया ये वैल्यू, ठीक है, बुक ने तो ये वैल्यू दे रखा है, वो आपको याद करना है, बट ये आपके बुक में नहीं है। ठीक है, जो बुक में नहीं मैं बता देती हूँ, एक्सपेरिमेंट भी आपके बुक में नहीं है, मैंने फॉर कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय 0.76 मीटर, यहाँ देखिए सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 0.76 मीटर ऑफ Hg कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, तो इसके लिए एक इस फॉर्मूला से निकाला गया। ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, मैं कह रही हूँ। ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इनटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सी लेवल, ये सारा कुछ। तो इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि जहां पर हम लोग 76 mHg यानी कि जहां मर्क्यूरी की बात करती है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो भाई जितना ज्यादा हाइट वो उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब डेंसिटी क्यों हमने लिया, क्योंकि डेंसिटी इट मींस साधारण भाषा में इसे कहा जाए कितना वो भारी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जितना ज्यादा भारी, जितना ज्यादा हाइट, उतना ज्यादा उसने प्रेशर एक्सर्ट किया। साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स जितना उसे खींच रहा है उसके भारीपन की वजह से, इसकी वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मैंने साधारण भाषा में आपको समझा दिया। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना है, 13596 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन मीटर में 0.76 मीटर, एंड आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नॉर्मल 9.806। अब जब आप इसे पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 0.006। ओमिट कर दिया गया है क्योंकि 0.00 है एंड सो ऑन, तो उसे ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो आपका 1 atm इज इक्वल टू इतना पास्कल, एंड दीज आर ऑल अबाउट प्रेशर। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंडर्ड वेरिएबल इज टेम्परेचर। टेम्परेचर किसे कहते हैं, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, यही हमारा टेम्परेचर होता है। तो भाई गैसेस की बात कर रहे हैं, तो गैस, कोई भी गैस कितना हॉट है एंड कितना कोल्ड है। द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ गैस इज नोन एज इट्स टेम्परेचर। ठीक है, कितना गर्म है और कितना ठंडा है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आप लोगों को इसके यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। प्रेशर में ही सबसे ज्यादा आप लोगों को पढ़ना था। तो इसके कुछ यूनिट्स होते हैं और वो यूनिट्स आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखे हैं। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन को हम लोग के से डिनोट करते हैं और इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर माना जाता है। एंड जो भी गैसियस कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली उसमें केल्विन स्केल का ही यूज किया जाता है। एंड साइंटिफिक जो भी हमारा लेबोरेटरी होता है, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट्स होता है, उसमें भी इस केल्विन स्केल का ही यूज किया जाता है। तो इन तीनों के बीच में क्या क्या रिलेशन है, चलिए उसे पढ़ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, ठीक है, जो डिफरेंट यूनिट्स है उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे मेजर और जिस पे आधारित आप लोगों के बुक में न्यूमेरिकल्स भी दिया हुआ है वो है केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, आपको उसके बाद डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशनशिप ये आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं करना है, वो आपने जूनियर क्लास में कर रखा है। ठीक है, तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये क्या है मैं बताती हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। ये वैल्यू है और इस वैल्यू को आप लोगों को याद रखना है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। 0.15 चूंकि छोटा सा वैल्यू है तो इसलिए इसे हटाकर एक सिंपल आप कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब यदि आपको कन्वर्शंस करना हो केल्विन से
आपको अगर आपके पास आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो, उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा 273। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 2 क्वेश्चंस लिख भी रखे हैं। कन्वर्ट 32 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो 32 डिग्री में आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे 273 और जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा उतना केल्विन। बहुत ही आसान है। ठीक है, सेकंड, यदि केल्विन से आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, जस्ट अपोजिट कर देंगे, माइनस कर देंगे। भाई इसी फॉर्मूला या इसी फॉर्मूला को तो इन्वर्स भी किया जा सकता है ना। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस यानी केल्विन में हमारा दिया हुआ है। अगर आपका ये क्वेश्चन हो कि कन्वर्ट 298 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, आप क्या करोगे, आपका जो केल्विन का वैल्यू है उसमें से 273 आप उसे सब्सट्रैक्ट कर दोगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका डिग्री सेल्सियस में होगा। ये रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट, एंड इस तरह का जो न्यूमेरिकल्स है वो आपके बुक में दिया हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच का जो रिलेशन है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाई फ़ारेनहाइट, जो भी आपका फ़ारेनहाइट में वैल्यू दिया हुआ हो -32, या जस्ट आप इसे उल्टा कर दीजिए। यदि आपका सेल्सियस में वैल्यू दिया है और आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। वैसे इस क्लास में आपके बुक में इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल्स इन दोनों से रिलेटेड नहीं दिया है। हाँ, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स हैं बुक में, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक टर्म आता है, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, व्हाट इज इट। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, हालांकि फिर इसे आगे भी इस चैप्टर में पढ़ना है, बट ये यहाँ पर भी है और आगे भी है। एब्सोल्यूट जीरो, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एब्सोल्यूट जीरो यानी वैल्यू -273 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये सोचिए कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस निगेटिव में चला जाता है, बर्फ जम जाता है, पानी बर्फ बन जाता है, एंड सो ऑन, इस तरह का। जस्ट हम लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में ये पढ़ा था कि भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो टेम्परेचर घटाते 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 एक ऐसा टर्म आएगा जब वहां पे 0 वॉल्यूम हो जाएगा एंड 0 मोशन हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ 2 टर्म पढ़ा था। ठीक है, टेम्परेचर या मोशन, चलिए मैं मोशन लिख देती हूँ यहाँ। मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोशन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो रैंडमली मूव करना शुरू कर देगा। साथ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हमने ये भी पढ़ा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो रैंडमली मूव करेगा और काफी बड़े स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेगा। तो टेम्परेचर घटाएंगे तो मोशन एंड वॉल्यूम ये दोनों भी घटेगा। ठीक है, तो अब क्या, हम लोगों ने टेम्परेचर घटाना शुरू किया। ठीक है, शुरू करते 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 अंत में एक ऐसा समय आया, एंड दिस समय इज, यानी एक ऐसा टेम्परेचर आया, दिस टेम्परेचर इज -273 डिग्री सेल्सियस एंड विच इज 0 केल्विन। और इस समय पर आकर जो हमारा गैस था उसका 0 वॉल्यूम हो गया एंड उसका मोशन भी सीज हो गया, यानी उसने मूवमेंट उसमें एकदम 0, मतलब सॉलिड वाले पार्टिकल की तरफ वाइब्रेशन भी नहीं, एकदम सीज हो गया, उसका मोशन सीज हो गया, उसका वॉल्यूम 0 हो गया, एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। क्लियर, तो ये जो केल्विन है वो एब्सोल्यूट माने कि केल्विन का जो 0 है वो वही माना जाता है एब्सोल्यूट जीरो। ये एक थ्योरेटिकल एंड हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, और इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। प्रैक्टिकली ये कहा जाता है कि इस एब्सोल्यूट जीरो पर आने के बाद दुनिया में कोई भी मैटर रहेगा ही नहीं, तो ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए इतना टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर कभी आता ही नहीं है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, हम लोगों को ये एब्सोल्यूट जीरो पढ़ना था। आगे भी ये एब्सोल्यूट जीरो के टर्म आते रहेंगे। तो ये था हमारा तीनों स्टैंडर्ड वेरिएबल। मैंने नोट्स में एक मास भी लिखा है आप लोगों का, क्योंकि मास को फिक्स रखना जरूरी है। बट यदि आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड वेरिएबल तो वो सिर्फ 3 होते हैं, प्रेशर,
वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्यों होते हैं? क्योंकि यदि मास को फिक्स रखा जाए और इन तीनों में से किसी भी एक चीज को चेंज कर दिया जाए तो गैसेस अपने बिहेवियर को चेंज करने लगता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक